गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऑनलाइन क्लास में व्यस्त होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म को फिनिश कर चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आज उसका रिवीजन भी करके आए होंगे। बिना रिवीजन का आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उत्साह नहीं होगी। जब इंटरेस्ट नहीं आएगा, उत्साह नहीं होगी, तो आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय नहीं सीख पाएंगे। फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए जब भी क्लास करें, पीछे के क्लास का रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास करें, तभी आपको सार्थक लाभ होगा, मनोवांछित लाभ होगा। फिनिश किए गए चैप्टर फर्स्ट को हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र छात्राओं को, दोनों के स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहे थे। इसमें हम फील किए, महसूस किए कि जब हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं को हिंदी में लिखा रहे होंगे, तब इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राओं को इंतजार करना पड़ रहा होगा। और जब इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राओं को इंग्लिश में लिखा रहे होंगे, तब हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं को इंतजार करना पड़ रहा होगा। इंतजार से इरिटेशन पैदा होता है, इंटरेस्ट घट जाता है और समय भी बर्बाद होता है, समय भी वेस्ट होता है। इसलिए हम यह निर्णय लिए हैं कि आज से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र छात्राओं के लिए, दोनों के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्लास देंगे, जिससे कि इंटरेस्ट भी बना रहे और समय भी बर्बाद नहीं हो। एक बात और, यदि आप में से कोई बिना कॉपी कलम का ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सीरियल की तरह ऑनलाइन क्लास देखने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सीरियल को समझने के लिए रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ता है, किंतु पढ़ाई को समझने के लिए, अगले लेक्चर को समझने के लिए रिवीजन की जरूरत पड़ता है। और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। अतः जब भी क्लास करेंगे, कॉपी कलम के साथ क्लास करेंगे। हम लिखाते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि आज से हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्लास लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यह क्लास किस मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप जानिए, यह क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज हम मैग्नेटिज्म के सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि
हिंदी मीडियम के सभी छात्र छात्राएं कॉपी कलम के साथ तैयार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। लिखेंगे चैप्टर 2, लेक्चर 3। मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इसको समझने के लिए हम मैग्नेट का 2 पेयर्स लेते हैं। फर्स्ट पेयर को हम इस तरह से रखते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एक पेयर लिए, दूसरा पेयर इस तरह से ले रहे हैं। यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल, नॉर्थ पोल। प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पोल्स के कई एक गुण पढ़े हैं और उनमें से एक गुण पढ़े हैं कि समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल लगता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। बताइए कि यहाँ नॉर्थ पोल है, अर्थात 2 समान पोल्स है, 2 समान ध्रुव है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा। एक दूसरे को विकर्षित करेगा, अर्थात इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। लिखते हैं रिपल्सिव फोर्स। विकर्षण बल। और यहां क्या है? एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। तो दोनों वह समान पोल्स है, वह समान ध्रुव है। वह समान ध्रुव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, अर्थात इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। आकर्षण बल लगेगा। तो क्या देख रहे हैं कि 2 समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल लगता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। इसी आकर्षण या विकर्षण बल को मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल कहा जाता है। तो स्पष्ट है। अब डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल क्या है। चलिए हम लिखते हैं।
मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। लिखिए, दो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल और दो असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। इसी आकर्षण या विकर्षण, इसी आकर्षण या विकर्षण बल को चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या होगा? जो फोर्स का यूनिट होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट होगा। अब फोर्स का यूनिट आप जानते हैं, एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन होता है। तो चलिए लिखते हैं, इसका एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन होता है। डाइन होता है। ये तो सीख चुके कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, किंतु मैग्नेटिक फोर्स के परिमाण को, मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालेंगे कैसे, इसको सीखना है। अर्थात यदि दोनों पोल्स का पोल स्ट्रेंथ दिया रहे, ध्रुवीय प्रबलता दिया रहे, तो फिर इन दोनों पोल्स के बीच में कितना न्यूटन का बल लगेगा, कितना डाइन का बल लगेगा। एग्जांपल के लिए, यदि हम इसके पोल स्ट्रेंथ को 10 एम्पियर मीटर मान लें और इसके पोल स्ट्रेंथ को 20 एम्पियर मीटर मान लें, तो फिर इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी यह बराबर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू वाट, यानी कितना न्यूटन का फोर्स ये लगेगा। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला की जरूरत होगी, और फॉर्मूला किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, वे किस देश के निवासी थे, क्या वे इंडियन थे, क्या अमेरिकन थे, इटालियन थे? नहीं, वे फ्रेंच थे। फ्रेंच आप समझते होंगे, इंडिया के व्यक्ति को इंडियन कहा जाता है, अमेरिका के व्यक्ति को अमेरिकन कहा जाता है,
इटली के व्यक्ति को इटालियन कहा जाता है, उसी तरह फ्रांस के व्यक्ति को फ्रेंच कहा जाता है। अर्थात इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताने वाला व्यक्ति फ्रांस के थे, जिनका निक नेम आप सभी जानते हैं, लेकिन फुल नेम कोई कोई जानते होंगे। क्या है निक नेम, जानिए। कुलोम, बहुत पहले से आप जान रहे हैं इनका नाम। इनका फुल नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलोम। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलोम, ये पूरा नाम था इनका। ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट यानी फ्रांस के सैनिक अभियंता और भौतिकवेत्ता थे। इनका पूरा नाम हम देख रहे हैं, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलोम था। इन्होंने ही दो ध्रुवों के बीच लगने वाले फोर्स के लिए, फोर्स को निकालने के लिए एक नियम दिया, जिसे कुलम्स लॉ कहा जाता है। चलिए हम लोग इस संबंध में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं लिखना। एरो देकर लिखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स के परिमाण, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड को ज्ञात करने के लिए फ्रांस के सैनिक अभियंता और भौतिक वेत्ता चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलोम, इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलोम ने एक नियम दिया
एक नियम दिया जिसे कूलोम के नियम कूलोम्स लॉ कहा जाता है। तब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? लिखिए इसको। मैग्नेटिक फोर्स के परिमाण को ज्ञात करने के लिए फ्रांस के सैनिक अभियंता और भौतिकवेत्ता चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम ने एक नियम दिया जिसे कूलॉम के नियम कहा जाता है। लिखिए। कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल के लिए कूलॉम के नियम कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? चलिए देखते हैं। लिखेंगे परमीबिलिटी, चुंबकशीलता, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। क्या है परमीबिलिटी, क्या है चुंबकशीलता? इसको समझने के लिए हम अपने लाइफ का एक रियल एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है एग्जांपल। ये देखिए एक गड्ढा है जिसकी चौड़ाई बहुत अधिक है। इसको कह सकते हैं वाइड डिच। चौड़ा गड्ढा। वर्षा के दिनों में इसमें पानी हो जाया करता है, इसलिए लोग इसे गांव देहात में धार भी बोलते हैं। धार। इस धार के इस पार में मेरा गांव है बोचाही, जहां हम बचपन में रहा करते थे। और धार के उस पार में एक विलेज मार्केट है। विलेज मार्केट जिसे हटिया भी लोग बोलते हैं। इस्माइलपुर। और जब विलेज मार्केट है इस्माइलपुर, तो फिर
आस पास के लोग, आस पास के गांव के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए, अपने रोज़मर्रे की चीज़ों को खरीदने के लिए विलेज मार्केट इस्माइलपुर जाते होंगे। आम लोगों की तरह हम भी अपने गांव बोचाही से ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए इस्माइलपुर जाया करते थे। और जब हम बोचाही से इस्माइलपुर जाते थे तब हमको इस गड्ढे से होकर पैदल गुजरना पड़ता था, और इसको पार करने में, इस गड्ढे को पार करने में हमको 15 मिनट का समय लगता था। 15 मिनट का। कब? जब इसमें पानी नहीं रहता था, और जब इसमें पानी हो जाता था, पानी हो जाता था, तब हमको 30 मिनट का समय लगता था। 30 मिनट का समय लगता था। और पानी जब सूख जाता था तब इस गड्ढे में कीचड़ हो जाया करता था। कीचड़, मड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आप, कीचड़ हो जाता था, मड। और जब कीचड़ इसमें हो जाता था तब हमको 45 मिनट का समय लगता था। तब आपसे प्रश्न है कि हमको अलग अलग समय क्यों लगता था? क्या तीनों केसेज में गड्ढे की चौड़ाई बदल गई क्या? हम बदल गए क्या? आपका जवाब होगा कि सर, न तो गड्ढे की चौड़ाई बदली, न ही आप बदले, बल्कि माध्यम बदल गया सर। ऊपर में कुछ नहीं है तो हवा है पहला केस में, और दूसरे केस में पानी है, तीसरे केस में कीचड़ है। तीनों अलग अलग माध्यम है, इसीलिए आपको अलग अलग समय लगा था। हम पुनः प्रश्न करना चाहेंगे कि अलग अलग माध्यम रहने से क्या फर्क पड़ता है? तो आप कहेंगे फर्क पड़ता है सर। अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण होता है। हवा का गुण है कि पैर को चलने में रुकावट नहीं डालता है। पानी का गुण है कि पैर को चलने में थोड़ा थोड़ा रुकावट डालता है। और कीचड़ का गुण है कि पानी से भी अधिक रुकावट डालता है। तो अलग अलग गुण होने के कारण ही आपको अलग अलग समय लगा। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं कहीं, इसकी जरूरत है हमको। यहां लिखते हैं, लिखते हैं कि अलग अलग ये समय जो लगा हमको, इसका क्या कारण है। लिखेंगे अलग अलग समय, अलग अलग समय, इसका क्या कारण है, अलग अलग क्यों समय लगा? माध्यम
का गुण, यानी अलग अलग समय लगने का कारण हो गया माध्यम का अलग अलग गुण होना, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। कहने का सेंस यह है कि गड्ढे को पार करने में अलग अलग समय माध्यम के गुण पर निर्भर करता है। अलग अलग गुण होने के कारण ही अलग अलग समय लगता था। अब चलिए हम लोग फिजिक्स की ओर चलते हैं। इस गड्ढे में दो पोल्स ले लेते हैं, नॉर्थ पोल, दोनों सेम पोल्स ले लिए हम। दोनों के बीच की दूरी r ले ली। तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच में विकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो चलिए मानते हैं ये रिपल्सिव फोर्स F1 लगता है। उसके बाद इन दोनों पोल्स को पानी में रख देते हैं उसी दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर पानी में रख देते हैं। इनके बीच भी बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। उस फोर्स का मान कितना होगा? वही होगा क्या? एक नहीं सर, फोर्स बदल जाएगा। मान लेते हैं F2। और अब क्या करते हैं, उस पोल्स को उसी दूरी पर कीचड़ में रख देता है। तो इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा? कहेगा यहाँ भी बदल जाएगा सर, यहाँ F3 बल मानिए। हम पुनः आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि यहाँ अलग अलग बल क्यों लगता है? क्या पोल्स बदल गया क्या तीनों के सेज में? क्या उनके बीच की दूरी बदल गई क्या? ये नहीं सर, तीनों के सेज में, तीनों स्थितियों में पोल्स वही है, उनके बीच की दूरी भी वही है, किंतु माध्यम बदल गया सर। तीनों केस में अलग अलग माध्यम है। माध्यम बदल जाने के कारण ही यहाँ अलग अलग बल लगता है। हम फिर से वही प्रश्न करना चाहेंगे पीछे वाला कि माध्यम बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है? आपका पुनः जवाब होगा फर्क पड़ता है सर, अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण होता है, और अलग अलग गुण होने के कारण ही यहाँ अलग अलग बल लगता है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण होने के कारण ही, अलग अलग प्रॉपर्टी होने के कारण ही यहाँ अलग अलग बल लगता है। तो निष्कर्ष ये निकला, माध्यम के गुण पर दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? परमिबिलिटी कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। क्लियर हो गया? परमिटिविटी क्या है, चुंबकशीलता क्या है? माध्यम का गुण है। कैसा गुण? जिस पर उस माध्यम में रखे गए दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है। तो
चलिए, जब क्लियर हो गया तो हम लोग लिखते हैं, डिफाइन करते हैं परमीबिलिटी। लिखिए, किसी माध्यम का वह गुण जिस पर उस माध्यम में रखे गए दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है चुंबकशीलता कहलाता है। चुंबकशीलता कहलाता है। तो डिफाइन किया हम लोग परमीबिलिटी क्या है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करते व्हाट इज परमीबिलिटी, गिव योर आंसर इन ए सिंगल वर्ड, देन व्हाट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन स्पष्ट है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करते कि चुंबकशीलता क्या है, एक शब्द में जवाब दें, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा गुण, प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ही शब्द में जवाब देना है। कहेंगे गुण, गुण है। अब अगला क्वेश्चन यदि करेगा कि किस चीज का गुण, तब कहेंगे माध्यम का गुण, किसी मीडियम का गुण। अगला क्वेश्चन फिर करेगा कि किस तरह का गुण, तो जवाब देंगे जिस गुण पर उस माध्यम में रखे गए दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है। तो इस तरह से यदि तोड़ तोड़ करके हम लोग क्वेश्चन का जवाब देना सीख जाएंगे, और खास करके एक शब्द में यदि जवाब देना सीख जाएंगे, तो फिर आपको डिफिनीशन को याद नहीं करना पड़ेगा। आप खुद लिख सकते हैं बिना याद किए, और कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इसको एक एक पार्ट को आप समझे हुए रहते हैं। इसको समझाने के लिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज काउ, यू हैव टू आंसर इन ए सिंगल वर्ड। अर्थात यदि कोई आपसे प्रश्न करे गाय क्या है, आपको एक शब्द में जवाब देना है, तो आप क्या जवाब देंगे? जानवर, एनिमल। अब अगला क्वेश्चन होगा कि कैसा जानवर है, तब आप कहेंगे चौपाया जानवर है, पालतू जानवर है। और अब व्हाट इज काउ, इसका आप एक से अधिक शब्द में भी जवाब दे सकते हैं। गाय पालतू जानवर होता है। और जब इतना जान जाएंगे, इतना सीख जाएंगे, तब तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब हम लोग सीख जाएंगे कि गाय क्या देती है, तो बछड़ा देती है,
दूध देती है, गाय डिफरेंट रंगों का होता है। तो हम लोग एक ऐसे टाइप का कॉपर लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना होगा गाय है क्या, जानवर है कि वस्तु है, ये जानना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल दें। यदि कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज चेयर, आप क्या जवाब देंगे? व्हाट इज चेयर, गिव योर आंसर इन ए सिंगल वर्ड। आप जवाब देंगे वस्तु, ऑब्जेक्ट। अब आगे होगा कि कैसी वस्तु, तो बैठने की वस्तु जो कि लोहे का बना रहता है, फाइबर का बना रहता है। तो पहले तो आप एक शब्द में जवाब देना सीखें। जैसे हम लोग सीखे परमीबिलिटी क्या है, गुण है। इतना सा सीख गए, अब आगे अपने दिमाग काम करेगा कि किस चीज का गुण है, माध्यम का गुण है, जिस पर उस माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है। इसी तरह से परमीबिलिटी की तरह से ही आपको पूरे फिजिक्स के टर्म्स को, पूरे फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी को एक शब्द में जवाब देना सीखना होगा। तभी आप फिजिक्स को अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे, फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बिना रटे बिना याद किए। परमिटिविटी को किससे सूचित करते हैं, ये तो हम लिख चुके हैं, म्यू से सूचित करते हैं। चाहेंगे तो पुनः हम नीचे लिख देंगे। और जानना है इसका यूनिट और डायमेंशन। आइए लिखते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और इसका सीखेंगे हम लोग अब यूनिट। लिखना है यूनिट ऑफ परमीबिलिटी। चुंबकशीलता की इकाई। यहाँ परमीबिलिटी का यूनिट जानने के लिए इसका फॉर्मूला जानने की जरूरत है। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। ये दो पोल्स लेते हैं, इसका पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 है। क्या लिए? दो ध्रुव लिए हैं, जिसका ध्रुवीय प्रबलता m1 और m2 है। इनके बीच की दूरी r है। तो मान लेते हैं ये दोनों समान ध्रुव है, समान पोल्स है। तो क्या होगा? दोनों के बीच में विकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स का मान कितना होगा? तो इसको जानिए आप। F इज इक्वल टू म्यू बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। और यहां से हम लोग इस म्यू का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ में। ये आया कहाँ से? हम तो डायरेक्ट अभी लिख दिए, लेकिन आया कहाँ से?
इसको आगे सीखेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है कि दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल इतना होता है, F बराबर म्यू बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। तो आइए म्यू का मान यहाँ से ले लेते हैं। हम लोग यस आई यूनिट देखेंगे। यस आई यूनिट तो यह बराबर क्या सीखे, म्यू बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर, यही याद रखना है। इसलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, और 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो संख्या। लेकिन फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। आप लिख सकते हैं, पूरा पूरा लिखना चाहे तो न्यूटन। और आर क्या है, डिस्टेंस है, दोनों पोल्स के बीच की दूरी है, क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ऐसा। और डिवाइडेड बाय m1 m2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुवीय प्रबलता, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं। ध्रुवीय प्रबलता क्या होगा, एम्पियर मीटर, ये भी एम्पियर मीटर होगा m2 का। इसको संकेत के रूप में हम लिखें ऐसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर इंटू एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर है, ऊपर में मीटर स्क्वायर, क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर में न्यूटन और नीचे में एम्पियर एम्पियर बचेगा, क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यही आपका क्या है, यही है यूनिट किसका, परमीबिलिटी का, यस आई यूनिट हो गया। इसका और भी यस आई यूनिट होता है, देखिए क्या होता है, इसको मिटा दें हम। म्यू का और भी यूनिट होता है, म्यू, और हम लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर पर मीटर, क्या लिखे, वेबर, WEBER, वेबर पर एम्पियर मीटर, W भी कैपिटल W है। और नेक्स्ट यूनिट है हेनरी पर मीटर, क्या लिखे, हेनरी, स्मॉल में देंगे, हेनरी पर मीटर। और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये तीनों यस आई यूनिट ही है, किसका, परमीबिलिटी का। ये सर यस आई यूनिट तो एक ठो होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो गया, अलग अलग 3-4 गो कैसे हो गया, नहीं, ये आप गलत जानते हैं। यस आई यूनिट या सीजीएस यूनिट किस पर निर्भर करता है, फॉर्मूला पर।
फॉर्मूला जितने तरह से लिख सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का जितना फॉर्मूला होगा उतना यूनिट हो सकता है। कैसे, इसको समझाते हैं हम। यहां से देखिएगा, यूनिट ऑफ फोर्स लेते हैं, यानी बल की इकाई, बल की इकाई लेते हैं। इकाई जानने के लिए, यूनिट जानने के लिए अभी हम बोले फॉर्मूला की जरूरत होता है, तो फॉर्मूला इसका जानते हैं आप, फोर्स का। चलिए, पहला फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, F इज इक्वल टू mE, ऐसा जानते हैं। फोर्स ये F बराबर ma है, तो m क्या है, मास है, द्रव्यमान है। इसका SI यूनिट किलोग्राम केजी, और ये है एक्सेलरेशन, त्वरण, और इसका यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वास्तविक यूनिट यही है, फोर्स का SI यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है वास्तविक यूनिट। लेकिन न्यूटन के सम्मान में इसे न्यूटन बोला जाता है, जिसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। यहाँ आपको पता है ये स्मॉल n इसलिए दिए हैं कि ये यूनिट है। कैपिटल N दे देंगे तो न्यूटन साहब का नाम हो जाएगा, यूनिट वो नहीं होगा। यूनिट के लिए शुरुआत करना होगा स्मॉल n से, यदि पूरा लिखना है तो, और संकेत लिखना है तो कैपिटल N। ये तो आप पहले से जानते थे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन दूसरा भी ऐसा यूनिट हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, तो डिफिनीशन इसका बदल देते हैं, फॉर्मूला बदल देते हैं। कैसे, देखिए W बराबर F(s) cos थीटा, आप 11th में पढ़े होंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी में। ये क्या है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये कॉस थीटा। तो कार्य बराबर जब F(s) cos थीटा होता है तो फिर यहां से F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/s cos थीटा हो जाएगा। और वर्क का हम लोग जानते हैं ऐसा यूनिट जूल होता है, जूल होता है। और यस क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, अर्थात इसको जूल पर मीटर लिख सकता है, क्योंकि कॉस थीटा संख्या होती है। आप जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ होता है, कॉस 60 हाफ होता है। तो फिर वो संख्या है, आधात संख्या है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो क्या हो गया, जूल पर मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर मीटर। एक दूसरा यूनिट ये हो गया जूल पर मीटर, ये भी ऐसा यूनिट हुआ। तीसरा भी आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, P बराबर W/T लिखते हैं। P मतलब शक्ति, पावर, P बराबर W/T। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, P बराबर W/T होता है। और इसको लिख सकते हैं F(s) cos थीटा डिवाइडेड बाय T। क्यों,
W बराबर तो हम जानते हैं, अभी लिखे थे F cos थीटा, वही लिख दिए। अब बताइए यहाँ से F निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PT बाय S cos थीटा। P क्या है, पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, वाट। और टाइम सेकंड है, टाइम का सेकंड। और यस क्या है, यस है डिस्टेंस, उसका यस है यूनिट मीटर। तो क्या हो गया हम लोगों का, वाट सेकंड पर मीटर। तो इस तरह से फोर्स का 3 SI यूनिट अभी सामने है, न्यूटन, जूल पर मीटर, वाट सेकंड पर मीटर। किंतु जूल पर मीटर, वाट सेकंड पर मीटर का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं है, इसको यूज नहीं करते हैं। किंतु परमीबिलिटी का ये सब यूनिट, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, हेनरी पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये सब यूज करते हैं। इसलिए यहाँ तो ये सब फोर्स का अदर यूनिट जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जानना पड़ेगा, इसीलिए हम लिखे हैं। लेकिन ये होगा कैसे, जैसे यहाँ एक्सप्लेन कर दिए उसी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। आगे मैग्नेटिक फील्ड जब विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे तो फिर इसको वहाँ प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, ट्रायल मेथड से इसको ला सकते हैं विश्वास के लिए, ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर कैसे होता है। आइए ट्रायल मेथड कर सकते हैं, ट्रायल मेथड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आइए, म्यू का हम लोग यूनिट जान रहे हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये तो आप समझते हैं, जानते हैं। अब इसी से हम लाएंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देखिए तो क्या करने जा रहे हैं, न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर लिख दिए, और इसको ऊपर में मीटर से गुना कर दिए, नीचे भी मीटर से गुना कर दिए। न्यूटन बाय एम्पियर मीटर इंटू मीटर बाय एम्पियर कर कीजिए। इसको आप जानते हैं, याद कीजिए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर को क्या कहते हैं। यदि आप भूल गए हैं तो फिर हम याद दिलाते हैं, इस साइड में मिटा करके। बेसिक क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, B बराबर F बाई एम। F क्या है, फोर्स न्यूटन, M क्या है, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर। और इसी न्यूटन पर एम्पियर मीटर को टेस्ला बोलते हैं, जिसे कैपिटल T से सूचित किया जाता है। यदि यहाँ से क्लियर हो गया आपका कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बदले T लिख सकते हैं, तो यहाँ भी तो वही है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसके बदले क्या लिख देंगे, T, कैपिटल T। तो ये क्या हो गया, मीटर, और नीचे वाला एम्पियर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया, पर मीटर। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया।
परमीबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सीखना है। आइए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमीबिलिटी, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यह बराबर म्यू बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू बराबर हम लोग निकाल सकते हैं ऐसा। जब फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला निकाल लिए, तो फिर डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल आसान है। देखिए, तो आप जानते हैं 4 पाई कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन फोर्स का जानते हैं mL/t-2 और r डिस्टेंस है L2। ये क्या है, एम्पियर मीटर बोलते हैं। तो एम्पियर के लिए ये लेते हैं, और मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए L लेंगे। तो क्या हो गया, m1 के लिए AL और m2 के लिए भी AL लेंगे। क्या होगा, ये देखेंगे m, यहाँ L है, L2 हो जाएगा, L इंटू L, यहाँ L2 होगा तो यहाँ L2 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, L/t-2, और नीचे में 2 ये है, ये इंटू ये है, तो इसको ऊपर जा करके ये -2 लिख सकते हैं। यही क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, परमीबिलिटी का। और ये परीक्षा में पूछा जाता है, वो क्यों लिखेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो गया। और इसको हम लोग mL/t-2 भी लिख सकते हैं। करंट के लिए ये भी लिया जाता है, I भी लिया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ परमीबिलिटी, चुंबकशीलता के प्रकार। आइए लिखते हैं, काइंड्स ऑफ परमीबिलिटी, चुंबकशीलता के प्रकार। लिख लीजिए, चुंबकशीलता के प्रकार। फर्स्ट है परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता। शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता फर्स्ट प्रकार हुआ। सेकंड, एब्सोल्यूट परमीबिलिटी
निरपेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। थर्ड एंड लास्ट है रिलेटिव परमीबिलिटी। ये सापेक्षिक चुंबकशीलता। अब हम लोग परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ेंगे। देखिए तो एग्जाम्पल ये तो गड्ढा वाला, तो जब इसमें पानी नहीं था तो क्या था, एयर या हवा। लेकिन इस गड्ढे में जब एयर भी नहीं रहे, हवा भी नहीं रहे, तब क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जिसको कहते हैं शून्य, निर्वात। यदि ये निर्वात है और निर्वात में दो पोल्स रखे हुए हैं, तो फिर इनके बीच भी बल लगेगा। तो मान लेते हैं बल F लगता है। अब बताइए हमको कि दोनों पोल्स के बीच में लगने वाला बल शून्य या निर्वात के गुण पर निर्भर करेगा। तो शून्य या निर्वात के जिस गुण पर उसमें रखे गए दो पोल्स के बीच में लगने वाला बल निर्भर करता है, क्या कहलाता है, शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता कहलाता है। स्पष्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, चुंबकशीलता प्रॉपर्टी है, गुण है। तो यहाँ किसका गुण होगा, शून्य या निर्वात का। तो परिभाषा स्पष्ट है कि शून्य या निर्वात का वह गुण जिस पर उसमें रखे गए दो पोल्स के बीच में, उसमें रखे गए दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल निर्भर करता है, चुंबकशीलता कहलाता है। किसका, शून्य या निर्वात का। तो हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आइए लिखते हैं, शून्य या निर्वात का वह गुण जिस पर उसमें रखे गए दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है, बल निर्भर करता है, कोमा शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता कहलाता है। और किससे सूचित करते हैं, म्यू नॉट से। आप रीराइट कर सकते हैं कि इसे म्यू नॉट, इसको बोलते हैं म्यू नॉट, नॉट
नॉट मीन्स होता है शून्य, जीरो। तो म्यू नॉट से सूचित किया जाता है। म्यू नॉट से सूचित किया जाता है। और इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? तो जो चुंबकशीलता का यूनिट और डायमेंशन होता है वही शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता का यूनिट और डायमेंशन होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं आप कि इसका SI यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। यदि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखना होगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट बराबर लिखेंगे 4 पाई f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तब इसको जब फॉर्मूला जान चुके म्यू नॉट का तो डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। लिखिए क्या हो जाएगा। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट क्या हो जाएगा, फोर्स का MLT माइनस 2, दूरी है R, L2 हो जाएगा। M1 पोल स्ट्रेंथ है जिसका SI यूनिट एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर के लिए हम लोग लिख सकते हैं A और मीटर के लिए L लेंथ है। फिर यहाँ ये L ही होगा क्योंकि M2 है। क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू, देखिए L नीचे है L2, तो ऊपर में भी L2 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, MLT माइनस 2, नीचे में ये इंटू ये है, क्या हो जाएगा माइनस A2। गौर से देखिए, यह पहले की तरह हो गया MLT माइनस 2, ये माइनस 2, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी चुंबकशीलता है। तो पहले भी चुंबकशीलता पढ़े थे, तो दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो क्यों लिख लेंगे। और यहाँ फ्रेश में लिख सकते हैं आप, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यह बीमीय सूत्र क्या होता है, MLT माइनस 2 A माइनस 2 होता है। लिखने के यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए, लेकिन आपको डायरेक्ट कभी नहीं लिखना है, भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी। जब भी लिखना है आपको फॉर्मूला के साथ लिखना है। फॉर्मूला के द्वारा निकाल लेंगे, तब ऑब्जेक्टिव में आप टिक आउट करेंगे कि कौन सा सही है। अनुमान से याद करके कभी नहीं करेंगे। ये हम लोग यूनिट देखे और डायमेंशन भी देखे किसका, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। इसका वैल्यू देखेंगे, मान देखेंगे। लिखिए, द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट का मान क्या होता है,
म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। SI यूनिट में इसका मान 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आता है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये ज्ञात किया गया है, निकाला गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, OQ लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रकार हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट परमीबिलिटी, निरपेक्ष चुंबकशीलता। सेकंड टाइप, एब्सोल्यूट परमीबिलिटी, निरपेक्ष चुंबकशीलता। किससे सूचित करते हैं हम लोग सीख चुके हैं, म्यू से। ये क्या होता है? तो किसी माध्यम का, चाहे वाटर रे, कीचड़ रे, जो भी, तो किसी माध्यम का जो वास्तविक चुंबकशीलता होती है उसी को एब्सोल्यूट परमीबिलिटी कहा जाता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता कहा जाता है। यानी निरपेक्ष मीन्स किसी से तुलना करके नहीं, बल्कि उसका जो वास्तविक होगा, अपना जो होगा चुंबकशीलता, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट परमीबिलिटी। लिखिए, किसी माध्यम के वास्तविक चुंबकशीलता, रियल परमीबिलिटी को निरपेक्ष चुंबकशीलता कहा जाता है। चुंबकशीलता कहा जाता है। आप लिख सकते हैं, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। यूनिट आप पहले से जान रहे हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और डायमेंशन भी जान रहे हैं, इसलिए पुनः लिखने की इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड, रिलेटिव परमीबिलिटी। मेरे साथ लिखेंगे, इसलिए हम धीरे धीरे लिखते हैं, स्लो स्लो लिखते हैं, रिपीट सेंटेंस नहीं करते हैं, वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन स्लो लिखते हैं, धीरे लिखते हैं, ताकि आप मेरे साथ लिख पाइए। चलिए मेरे साथ लिखिए। थर्ड, रिलेटिव परमीबिलिटी, सापेक्षिक चुंबकशीलता, जिसको
म्यू आर से सूचित किया जाता है। नाम से ही पता चलता है, सापेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमीबिलिटी। सापेक्षिक हो गया, इट मीन्स ये रियल नहीं है, किसी के तुलना में, किसी के सापेक्ष है, किसी से तुलना करके। तो किससे तुलना करना है? किसी माध्यम के परमीबिलिटी की तुलना शून्य या निर्वात से करना है। शून्य या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो चुंबकशीलता होगी, उसी को, उस माध्यम का सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। लिखना शुरू कर दीजिए, स्पष्ट है ये। शून्य या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के चुंबकशीलता को क्या कहा जाता है? सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। रिलेटिव परमीबिलिटी का दूसरा डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखिए, ये समझा देंगे। और किसी माध्यम के निरपेक्ष चुंबकशीलता और शून्य या निर्वात के चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है? सापेक्षिक चुंबकशीलता। सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। विरोधी कर लिखेंगे। इसे म्यू आर से सूचित किया जाता है। फिर लिखेंगे इट इज गिवन बाय, इसे दिया जाता है, म्यू आर इज इक्वल टू, क्या होगा म्यू आर इज इक्वल टू? देखिए, यहाँ लिखा हुआ है किसी माध्यम के निरपेक्ष चुंबकशीलता, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? म्यू से। और शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? म्यू नॉट से। के अनुपात को सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। निरपेक्ष चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, यहाँ लिख देंगे म्यू। और फिर शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से सूचित करते हैं। तो देखिए, यह अनुपात हो गया किसका किसका? निरपेक्ष चुंबकशीलता और शून्य या
निर्वात की चुंबकशीलता, दोनों का अनुपात है। इसी अनुपात को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमीबिलिटी, सापेक्षिक चुंबकशीलता। ये कैसे हुआ, स्पष्ट हो गया। ऐसे भी सापेक्षिक का क्या मतलब होता है, तुलना करके। तुलना कब करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दशरथ का उम्र जब 60 वर्ष था, 60 वर्ष, तब राम का उम्र 30 वर्ष था। ये 60 वर्ष क्या है, ये एब्सोल्यूट एज है, निरपेक्ष उम्र है। किसका, दशरथ का, किसी से तुलना करके नहीं। ये राम का निरपेक्ष उम्र कितना है, 30 वर्ष, एब्सोल्यूट एज। अब क्या निकालना है, दशरथ का हम रिलेटिव एज निकालना चाहते हैं, सापेक्षिक उम्र निकालना चाहते हैं। किसके सापेक्ष, राम के सापेक्ष। तो राम के सापेक्ष निकालना चाहेंगे तो राम से भाग देना होगा, राम के उम्र से भाग देना होगा। किसके उम्र में, दशरथ के उम्र में। तो चलिए क्या हो जाएगा भाग देने के बाद, 2 वर्ष वर्ष कट जाएगा। तो बताइए ये 2 क्या हो गया, ये 2 सापेक्षिक उम्र हो गया, रिलेटिव एज हो गया। किसका, दशरथ का। किसके सापेक्ष, राम के सापेक्ष। वही तो है फर्स्ट डिफिनेशन में भी। फर्स्ट डिफिनेशन में शून्य या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के चुंबकशीलता, शून्य या निर्वात के सापेक्ष, यहाँ राम के सापेक्ष था तो राम से भाग दिए। शून्य या निर्वात के सापेक्ष निकालना है तो शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता से भाग देना होगा। देखिए भाग दिए। दोनों डिफिनीशन ये फुलफिल करता है, दोनों डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करता है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसकी हमको बार बार जरूरत पड़ेगा। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। हम म्यू के बदले बार बार लिखेंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेमोरेबल पॉइंट के रूप में हम लिखाते हैं इसको MP। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो बताइए। यहाँ सापेक्षिक उम्र दशरथ का निकाले तो कितना निकला, सिर्फ 2 वर्ष नहीं, क्योंकि वर्ष वर्ष तो कट गया, कैंसिल हो गया। अर्थात दशरथ का सापेक्षिक उम्र सिर्फ 2 हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसी तरह यहाँ भी देखिएगा कि आप यूनिट निकालना चाहेंगे तो निकालिए, देखिएगा यूनिट लेस हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा इसका। आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकता है ऐसे, यूनिट ऑफ म्यू आर, अर्थात यूनिट ऑफ रिलेटिव परमीबिलिटी क्या होगा, तो आप लिखिए म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, सीख चुके हैं। और म्यू का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट का भी कितना होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बताओ, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 बचेगा। 1 बचेगा मीन्स क्या हो गया, ये यूनिट लेस हो गया, कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं बचा। कहने का मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यही जगह है, यही लिखते हैं। क्योंकि रिलेटिव परमीबिलिटी 2 समान
भौतिक राशियों का अनुपात है, अतः इसका कोई यूनिट नहीं होता है। कोई यूनिट नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होती है। अब हम लोग सीखेंगे शून्य या निर्वात का रिलेटिव परमीबिलिटी। शून्य या निर्वात का सापेक्षिक चुंबकशीलता। लिखते जाइए मेरे साथ। आइए आइए हम लोग लिखते हैं रिलेटिव परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वेक्यूम। हिंदी स्पष्ट है। शून्य या निर्वात की सापेक्षिक चुंबकशीलता। शून्य या निर्वात की सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो सापेक्षिक चुंबकशीलता को हम लोग म्यू आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ म्यू आर का वैल्यू कितना होगा, किसके लिए? शून्य या निर्वात के। तो हम लोग म्यू आर इज इक्वल टू जानते हैं म्यू बाय म्यू नॉट। और कीजिएगा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। इसी के माध्यम से हम निकालेंगे रिलेटिव परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वेक्यूम। लेकिन इससे पहले हम पुनः उस एग्जाम्पल पर जाते हैं, दशरथ और राम वाला एग्जाम्पल। चलिए, दशरथ का उम्र क्या लिए थे? 60 वर्ष। और राम का उम्र लिए थे 30 वर्ष, 30 इयर्स। दशरथ का सापेक्षिक उम्र राम के सापेक्ष कैसे निकाले थे? तो आप कहेंगे कि सर दशरथ का सापेक्षिक उम्र निकाले थे, दशरथ के उम्र में राम के उम्र से भाग दिए थे। क्या किए थे? दशरथ के उम्र में राम के उम्र से भाग दिए थे। और स्पष्ट कर देते हैं, ये दशरथ है, इसके उम्र में राम के उम्र से भाग दिए थे। ऐसे इस तरह से भाग दिए थे। और ये कट करके कितना हुआ था? 2। तो बताइए कि ये दशरथ के उम्र में राम के उम्र से कब भाग दिए? जब हमको दशरथ का उम्र निकालना था, किसके सापेक्ष? राम के सापेक्ष। तो राम के सापेक्ष निकालना था तो राम से भाग दिए। दशरथ का निकालना था तो दशरथ के उम्र में भाग दिए।
आप उल्टा करके भी हम बोलते हैं। यदि हमको राम का सापेक्षिक उम्र निकालना होता तो क्या करते? आप कहते कि सर राम का निकालना है सापेक्षिक उम्र, तो राम के उम्र में भाग देना होगा किससे? दशरथ के उम्र से। यदि हम दशरथ के सापेक्ष निकालना चाहेंगे तब। लेकिन राम का उम्र हम लक्ष्मण के सापेक्ष निकालना चाहेंगे तो राम के उम्र में लक्ष्मण के उम्र से भाग देना होगा, न कि दशरथ के उम्र से। आइए राम का उम्र निकालते हैं दशरथ के सापेक्ष। क्या कर रहे हैं? राम का सापेक्षिक उम्र निकाल रहे हैं दशरथ के सापेक्ष। तो राम के उम्र में भाग दे देंगे किससे? दशरथ के उम्र से। देखिए कैंसिल कर कितना हो गया? हाफ। देखते हैं दोनों में अंतर, यहाँ 2 था तो यहाँ हाफ है, आधा है। क्यों? क्योंकि यहाँ दशरथ का सापेक्षिक उम्र है, यहाँ राम का सापेक्षिक उम्र है। तो स्पष्ट हो गया कि जिसका सापेक्षिक उम्र हम लोग निकालते हैं उसके उम्र में भाग देते हैं किससे? जिसके सापेक्ष निकालना चाहते हैं। यहाँ देखिए राम का उम्र हम दशरथ के सापेक्ष निकाले तो कितना निकला? हाफ। लेकिन हम राम का उम्र दशरथ के सापेक्ष नहीं निकालना चाहते हैं, लक्ष्मण के सापेक्ष नहीं निकालना चाहते हैं, बल्कि राम का उम्र राम के ही सापेक्ष निकालना चाहते हैं। तो सर निकाल सकते हैं। राम का उम्र निकालना है तो राम के उम्र में भाग दे दीजिए। राम के सापेक्ष निकालना है तो राम के उम्र से भाग दे दीजिए, अर्थात 30 ईयर्स और 30 ईयर्स, 30 वर्ष और 30 वर्ष से भाग दीजिए। क्या हो जाएगा? 1। क्या हुआ? राम का उम्र राम के सापेक्ष 1 हो गया। ये सापेक्षिक उम्र है, रिलेटिव एज है किसका? राम का। लेकिन किसके सापेक्ष? राम के ही सापेक्ष। उसी तरह रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, शून्य या निर्वात की सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो शून्य या निर्वात की सापेक्षिक चुंबकशीलता किसके सापेक्ष? तो शून्य या निर्वात के ही सापेक्ष। जैसे यहाँ निकाले थे राम का उम्र राम के ही सापेक्ष, उसी तरह शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता शून्य या निर्वात के ही सापेक्ष। तो राम के उम्र में राम के उम्र से भाग दिए थे, तो शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता में शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता से भाग देंगे। आइए यहाँ फॉर्मूला जानता है म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, बट यहाँ क्या होगा? यार म्यू के जगह मेरा क्या है? म्यू नॉट है, कोई माध्यम नहीं है, शून्य या निर्वात ही है, इसलिए म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट बाय म्यू नॉट, और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? 1। स्पष्ट है म्यू आर का वैल्यू कितना होता है? 1, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ता है, इंपॉर्टेंट भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, या आप एमपी भी लिखेंगे, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगा। इस तरह से हम लोग कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट फिनिश कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप लिखे भी होंगे। आप पुनः ही एक बार इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, हमको विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आप क्लियर
आपको होता चला गया है। परमीबिलिटी क्या है? गुण है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमीबिलिटी और रिलेटिव परमीबिलिटी। उसका यूनिट बताए हैं, डायमेंशन बताए हैं। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑनलाइन क्लास में व्यस्त रहिए।